जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, 8 मार्च 2024 को लगभग 9144 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया है, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा। देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत पे क्या निकल के आता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। सॉलिड रूप से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको ही हम इसके अंतर्गत पे देख लेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टेक्नीशियन बेस के अंतर्गत पे ग्रेड फर्स्ट हो गया, और सिग्नल और तकनीशियन से ग्रेड सेकंड के विभिन्न श्रेणियों की भर्ती हेतु आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है 9 मार्च 2024 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, और शुल्क के भुगतान सहित आवेदन जमा करने की जो लास्ट डेट है, फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो कब कर सकते हैं, 8 अप्रैल 2024 इसका लास्ट डेट है। शुल्क संशोधन इसके अंतर्गत कोई भी फॉर्म में करेक्शन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक करेक्शन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने देखिए टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सेकंड बेस के अंतर्गत पे नोटिफिकेशन अपडेट है। आप फॉर्म फिल करना कब से स्टार्ट करेंगे, 9 मार्च से लेकर यहाँ पर क्या है 8 अप्रैल तक, और 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक आप इसके अंतर्गत पे करेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ हो गया। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि दिया गया है कि टेक्नीशियन जो तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल बेस के अंतर्गत पे क्या है, जो इस तरह 5 स्तर बेस के अंतर्गत जो वेतन एटसेट्रा ये नहीं देखते, बाद में देख लेंगे। ही एज लिमिट आपकी इसके अंतर्गत में मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 36 होनी चाहिए। 1/7/2024 मतलब 1 जुलाई 2024 को आपका एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 36 होनी चाहिए। इसके अंतर्गत पे 1092 पोस्ट है। वो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 1 जुलाई 2024 में मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 33 साल होनी चाहिए। इसके अंतर्गत पर 852 पोस्ट है। टोटल कितने 9144 पोस्ट होगी, ठीक है ना। ये चीज़ आपने देख लिया होगा। उसका लगभग 51 पेज समथिंग का यहाँ पे PDF है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम इसके अंतर्गत पे देख लेंगे, और उसके बाद में पॉइंट आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, सामान्य नॉर्मल इंस्ट्रक्शन जैसे कि यहाँ पे दिया गया। वैसे तो PDF इनका हिंदी और इंग्लिश दोनों बेस में दिया था, मैंने हिंदी में प्रोवाइड किया ताकि और आपको समझने में कोई इशू ना हो। वैसे भी हिंदी इंग्लिश जो भी चीज़ होगा कोई इशू नहीं है। जैसे कि यहाँ पे विजन है A3 बेस के अंतर्गत, जैसे चिकित्सा मापन है तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आपको देखना है। चश्मे के साथ या उसके बिना 6/9 और 6/9 के अंतर्गत आपका विजन बेस होना चाहिए। उसके बाद में B1 बेस के अंतर्गत सारे रूप से हर तरह से जो फिट होगा, तो इसमें विजन भी यहाँ पे क्या कहा गया 6/9 और 6/12 बेस लेना है। और उसके बाद में V2 बेस के अंतर्गत पर सारे रूप से अगर विजन की बात करेंगे तो 6/9 और 6/12 होनी चाहिए। और जो है विजन 0.6 जो है निकट दृष्टि और दूर दृष्टि, इस चीज़ों की बात कही गई, थोड़ा सा ये चीज़ हो जाता है। नेशनलिटी की बात करेंगे तो वही यहाँ पर कहा गया है। नेशनलिटी सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, नेपाल का रिफ्यूजी हो, और भूटान सब्जेक्ट बेस के अंतर्गत हो, और तिब्बती रिफ्यूजी हो 1 जनवरी 1992 बेस के 1962 के बेस के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में जैसे पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकन देश, केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य, तंजानिया, जाम्बिया, मालवी, जेरे और इथोपिया और वियतनाम से जो परमानेंटली रूप से इंडिया में रिफ्यूजी बेस में आए थे, परमानेंटली रूप से जो भारत में रहते तो वो इसके लिए एलिजिबल है। ये चीज़ भी समझ के होंगे। जैसे कि यहाँ पर आयु की बात करेंगे तो पहले वैसे तो मैंने आपको प्रोवाइड किया था। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के बेस के अंतर्गत पे समान रूप से निर्धारित आयु की बात करेंगे 1/7/2024 में मिनिमम 18 से लेकर 33 साल है। और इसमें CN के लिए लागू है, जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो कितना है यहाँ पे 18 से लेकर 36 साल, और सामान्य रूप से निर्धारित, और इसमें CN बेस के अंतर्गत में, ठीक है। और जैसे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंतर्गत पर 18 से 30 साल है नॉर्मल रूप से, और CN बेस के अंतर्गत पर आपका 1 जुलाई 2024 में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एज लिमिट की बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इसके अंतर्गत 5 साल की छूट दी जाएगी। OBC के अंतर्गत पर 3 ईयर्स का, एक्स सर्विस मैन बेस के अंतर्गत पे UR और EWS बेस आता है तो 3 ईयर्स का हो गया, एक्स सर्विस मैन आता है तो 6 ईयर्स का हो गया, और SC ST के अंतर्गत पे इंक्लूड होता है तो 8 साल के यहाँ पे छूट दी जाती है। बेंच मार्क डिसेबिलिटी PWD बेस के अंतर्गत पे यहाँ पे UR और EWS बेस अगर आ जाता है तो 10 वर्ष का है। OBC NCL आ जाता है तो 13 ईयर्स का है। PWD बेस के अंतर्गत पे SC और ST आता है तो 15 साल के यहाँ पे छूट दी जाएगी। वे अभ्यर्थी जो रेलवे में ग्रुप C और पूर्व ग्रुप D रेलवे के अंतर्गत पे UR और EW बेस के अंतर्गत पे आता है तो उसको 40 वर्ष से उसकी एज लिमिट यहाँ पे ली जानी है। और स्टाफ में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ निरंतर या अलग अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ सेवारत हो तो इसके अंतर्गत पे क्या है कि EWS ऊपर का है, ठीक है, चीज़ ध्यान रखना है। OBC के अंतर्गत पे 43 साल और SC और ST के लिए 45 साल इसके अंतर्गत पे दी जाएगी। 6 नंबर का पॉइंट है, उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन और सहकारी समितियों और संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उनके मतलब इनके अंतर्गत पे जो है प्रदान की गई सेवा की अवधि तक या 5 वर्ष तक जो भी हो कम हो इतना छूट मिलना। और टेक्नीशियन ग्रेड जो थर्ड है जिसमें 18 से लेकर 33 साल एज है, जिसमें अंतर्गत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स के एस्टिमेट है। OBC बेस के अंतर्गत दर बैकवर्ड क्लास में 3 ईयर्स का,
एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थी जिन्होंने सत्यापन के बाद 6 महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो वो एलिजिबल है। एक्स सर्विसमैन यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वर्ष, एक्स सर्विसमैन में 6 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन एससी और एसटी के अंतर्गत पे 8 ईयर्स, पीडब्ल्यूवीडी बेस के अंतर्गत पे यूआर और ईडब्ल्यूएस में 10 साल का, पीडब्ल्यूवीडी और ओबीसी एनसीएल के अंतर्गत पे 13 साल का और पीडब्ल्यूवीडी एससी और एसटी के अंतर्गत पे 15 साल का। और 5 नंबर के पॉइंट की बात करेंगे, वे अभ्यर्थी जो रेलवे में ग्रुप सी और पूर्व ग्रुप डी रेलवे स्टाफ में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ निरंतर या अलग अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ में सेवारत हो। यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 40 साल, ओबीसी के अंतर्गत पे 43 साल, एससी और एसटी के अंतर्गत पे 45 साल। और 6 नंबर का पॉइंट है, उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थाओं में काम कर रहे हो, प्रदान की गई सेवा अवधि के अंतर्गत 5 वर्ष से कम लेना है यहाँ पे, प्रदान की गई सेवा की अवधि तक या 5 वर्ष जो भी कम हो। 7 की बात करेंगे, महिला उम्मीदवार जो विधवा और तलाकशुदा है या न्यायिक रूप से पति से अलग है लेकिन पुनर्विवाहित नहीं किया गया। यूआर ईडब्ल्यूएस में 35 ईयर्स उम्र होनी चाहिए, ओबीसी में एनसीएल के अंदर 38 और एससी एसटी के अंतर्गत में 40 साल। 8वें नंबर का है, कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस जो इस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं जिनके लिए न्यूनतम योग्यता आईटीआई और ऑब्लिक किया गया है। कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस है, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत उनके द्वारा किए गए प्रशिक्षण की सीमा तक छूट दी जाएगी, अधिकतम 3 साल का। 9 नंबर का यहाँ पर कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले प्रशिक्षुता अधिनियम के तहत अपनी प्रशिक्षुता शुरू कर दी है। उसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 35 ईयर्स, ओबीसी एनसीएल के अंतर्गत 38, एससी और एसटी के अंतर्गत 40 साल इसके अंतर्गत होना है। और यहाँ पर उम्मीदवार की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथि के अनुसार होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 18 से लेकर 36 साल है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 2/7/1988 से होना चाहिए और उसके बाद में ओबीसी के अंतर्गत पे 2/7/1985 और एससी एसटी के लिए 2/7/1983 और उसके बाद में मतलब इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है ना, लास्ट 1/7/2006 के बीच से लेकर, जैसे 2/7/1988 से लेकर 1/7/2006 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, जैसे मैंने अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की बात की। और उसे 18 से 33 साल जहाँ पर है 2/7/1991 अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 2/7/1988, एससी एसटी के लिए 2/7/1986 से लेकर आपकी एज लिमिट 1/7/2006 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा है शैक्षणिक योग्यताएं, कृपया प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता के लिए अनुलग्न ये देखें जो भी कह रहा है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 8/4/2024 तक उम्मीदवार के पास पहले से ही मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से CEN में निर्धारित शैक्षिक जो तकनीकी योग्यता आपके पास में होनी चाहिए, भी मैं बात करूँगा। निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को आवेदन नहीं करना चाहिए। डी का आ गया, वेतन स्तर 2 में टेक्नीशियनों के पद के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम अप्रेंटिस आईटीआई के बदले इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री स्वीकृति नहीं की जाएगी जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस CA के बदले में ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। 7 नंबर का अगर बात करेंगे तो सभी उम्मीदवारों के लिए जैसे यहाँ पर फॉर्म फीस है 500 रुपये, 400 रुपये आपका रिटर्न हो जाएगा बाद में, जैसे आपका फर्स्ट पेपर देंगे। सेकंड स्टेप के अंतर्गत आप उसमें अपना अकाउंट नंबर IFSC नंबर सही डालिएगा, उसके लिए एक फॉर्म फिल जारी हो जाता है बाद में, जैसे फर्स्ट स्टेप का पेपर होगा 1 महीने के बाद में। और सेकंड नंबर है जहाँ पे यहाँ पर अलग और SC ST हो गया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन फीमेल हो गया, ट्रांसजेंडर, OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक्सेट्रा जो भी इसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं उनके लिए 200 रुपये फॉर्म फीस है। और उसके बाद में ये पूरा का पूरा पेमेंट इसमें रिटर्न हो जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। शुल्क भुगतान के तरीके की बात करेंगे तो आप डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों की बात कही गई है, EWS की कुछ बात यहाँ पे इंक्लूड हो जा रहा है। कोई इंपॉर्टेंट है परीक्षा शुल्क वापसी संबंधी जो चीज़ें, तो जैसे कि कहा गया 400 रुपये और 250 रुपये आपका या फिर बैंक अकाउंट और IFSC एक बार बाद में जारी होता है, ठीक है, एक फॉर्म नोटिफिकेशन जारी होता है, फिर उसमें फॉर्म फिल करना होता है, फिर आप अकाउंट नंबर IFSC और अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है फॉर्म फिल का उसे अपडेट करेंगे तो कुछ समय के बाद में आपका पेमेंट आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाता है। तो जनरल कैटेगरी को 500 रुपये फॉर्म फीस है तो 400 रुपये आपका रिटर्न हो जाएगा और उसके बाद में 250 रुपये फॉर्म फीस SC और ST का है और अदर जो भी एक्सेट्रा इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होते हैं तो पूरा पेमेंट उसमें रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद में देखते हैं EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो भी है, यहाँ पर कोई है नहीं है सवाल पे जो डॉक्यूमेंट आपको पूछा जाता है। ओरिजेंटल और वर्टिकल आरक्षण संबंधी आप देखते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है निकल के आ रहा है। वेतन का भी कोई भर्ती प्रक्रिया की बात करेंगे, कंप्यूटर बेस CV एग्जाम होना है, दस्तावेज आपका DB होगा, उसके बाद में मेडिकल MBBS के अंतर्गत होना है, कंप्यूटर बेस आपका होगा, जिसकी बात करेंगे तो कुल अवधि जिसके अंतर्गत 90 मिनट का होगा, कुल 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत पे क्वेश्चन गलत होगा तो 1/3 क्वेश्चन आपके इसके अंतर्गत पे काटा जाएगा। और इसमें पात्रता की बात करेंगे तो अनरिजर्व EWS के लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी है, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25% और कमी होने पर PWBD उम्मीदवारों
छात्रों के लिए इन प्रतिशतों में 2% की छूट दी जाएगी। यह चीज़ रखना, ये चीज़ के लिए भी। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर सिलेबस है, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको सिलेबस प्रोवाइड करूँगा, वैसे सॉल्टी रूप से भी यहाँ पर बस केवल ये देख लो। और जैसे कि यहाँ पर कहा गया है सामान्य जागरूकता से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य बुद्धि और तर्क से 15 क्वेश्चन है, और कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातों से रिलेटेड 20 क्वेश्चन है, अंकशास्त्र से 20 क्वेश्चन, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग से लेकर 35 क्वेश्चन है, कुल 100 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे हो गया। और उसके बाद में जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंतर्गत पे इसमें भी वही चीज़ें हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे इनका सिलेबस प्रोवाइड करूँगा, अभी बस नॉर्मली इतना देख लो। दस्तावेज सत्यापन आपका जो भी चीज़ होगा, आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई की बात करें तो अप्लाई कैसे करनी, ये चीज़ भी आपको देखना, और या आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर आप इस फॉर्म फिल को कर सकते हैं, या भी मैं लास्ट में इसके अंतर्गत तो आपको इसका वेबसाइट भी प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पर अगर जहाँ भी कहीं अगर लिखा होगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर लिखा भी नहीं दिख रहा है, बाद में मैं देख के बताऊंगा आपका। वैसे तो आप क्या करेंगे, आरआरबी के गूगल पर सर्च कीजिएगा आरआरबी या सरकारी रिजल्ट, तो उसके अंतर्गत से फॉर्म फिल करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है, ठीक है ना, आरआरबी की वेबसाइट जो चीज़ है, अलग अलग जो भी डिवीज़न के अंतर्गत में बटा हुआ है, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुंबई, रांची हो गया, गोरखपुर, अजमेर, बिलासपुर, जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फरनगर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, भोपाल, चेन्नई, मालदा, प्रयागराज, तिरुवनंतपुरम, जो भी आपका इसके अंतर्गत जोन है, इसके अंतर्गत से आप देखिएगा। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य निर्देश क्या दिए गए, आवेदन में संशोधन आप करेक्शन कर सकते हैं बाद में जो डेट दिया गया, जैसे कि यहाँ पे कहा गया परीक्षा शुल्क में अंततः यानी 250 रुपये का भुगतान करना होगा करेक्शन करने के लिए। टाइमिंग दी जाएगी, जो मैंने पहले डेट भी आपके लिए प्रोवाइड की है। फिर देखते हैं आगे क्या है, यहाँ पर लगभग 19वें नंबर का पेज है और बहुत चीज़ें हैं, मैं कोशिश करूंगा सिलेबस आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे प्रोवाइड करूँ, ठीक है। सीएन में प्रयुक्त संक्षिप्त तय करता है, भर्ती प्रक्रिया चयन सीबीटी बेस के अंतर्गत होना, आरक्षण संबंधी हो गया, रेलवे जोन आपको देख लिया, रेलवे भर्ती हो गया, सामान्य से सस्ता परिषद और प्रमाण पत्र संबंधी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन जो ग्रेड सिग्नल के लिए है, इसके अंतर्गत पे जो भी नोटिफिकेशन जो भी चीज़ होगा, तो यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन में बीएससी या भौतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन की बुनियादी धाराओं के किसी भी उपधारा के संयोजन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में बीएससी या बी पॉइंट उपरोक्त बुनियादी धाराओं में या उपरोक्त किसी भी बुनियादी धाराओं के संयोजन में 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए, या उपरोक्त बुनियादी धाराओं में या उपरोक्त किसी भी बुनियादी धाराओं के संयोजन में इंजीनियरिंग में डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए ब्लैक स्मिथ के लिए जो यहाँ पर है मैट्रिकुलेशंस, और जैसे कि कहा गया कि SSLC प्लस NCVT ऑब्लिक किया गया है NCVT के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से फोर्जर और हीट ट्रीटर और जैसे फाउंड्रीमैन और ऑब्लिक किया गया है पैटर्न मेकर और मोल्डर्स, रिफ्रैक्टरी जिसको कहा जाता है ट्रेड्स में ITI होना चाहिए या मैट्रिकुलेशंस SSLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप आपका होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज के लिए मैट्रिकुलेशंस SSLC प्लस NCVT SCVT के मान्यता प्राप्त संस्थाओं में फीटर और फीटर स्ट्रक्चरल के अंतर्गत पे ऑब्लिक किया गया है वेल्डर ट्रेड्स में ITI होने चाहिए या मैट्रिकुलेशंस और SSLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप यहाँ पर होना चाहिए। फोर्थ नंबर का है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए कैरेज और वैगन के लिए मैट्रिकुलेशंस SSLC प्लस और NCVT ऑब्लिक किया गया है NCVT के मान्यता प्राप्त संस्थाओं में फीटर, कारपेंटर, वेल्डर और प्लम्बर ऑब्लिक किया गया है पाइप फिटर ट्रेड्स में ITI होना चाहिए या मैट्रिकुलेशंस SSLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। 5 नंबर है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए क्रेन चालक के लिए मैट्रिकुलेशंस SSLC प्लस NCVT ऑब्लिक किया गया NCVT के मान्यता प्राप्त संस्थाओं में मैकेनिकल, मोटर वाहन संबंधी सामग्री हैंडलिंग उपकरण सह ऑपरेटर्स ऑब्लिक किया गया है क्रेन ऑपरेटर्स ऑब्लिक किया गया है ऑपरेटर्स लोकोमोटिव और रेल क्रेन ट्रेडर्स में ITI होना चाहिए या मैट्रिकुलेशंस SSLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। 6 नंबर है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस NCVT ऑब्लिक है SCVT के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक किया गया है वायरलमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में ITI होना चाहिए या मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप आपके पास में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे टेक्नीशियन है, यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल के लिए क्या
कहा गया है मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस NCVT SCVT के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से फीटर मैकेनिक डीजल और मैकेनिकल हो गया भारी वाहनों की मरम्मत और रखरखाव मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स उन्नत डीजल इंजन मैकेनिकल से मोटर वाहन ट्रैक्टर से मैकेनिक वेल्डर और पेंटर से ट्रेड में ITI होना चाहिए या मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। 8 नंबर का है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल के लिए मैट्रिकुलेशन से SSLC प्लस NCVT ऑब्लिक SCVT के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से इलेक्ट्रीशियंस वायरमैन और उसके बाद में मैकेनिकल हो गया HT/LT उपकरण और केबल जॉइंटिंग्स ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ट्रेड्स में ITI या मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। 9 नंबर का है टेक्नीशियन हो गया ग्रेड 3 हो गया इलेक्ट्रिकल से TRS हो गया मैट्रिकुलेशन से SSLC प्लस और NCVT ऑब्लिक है SCVT के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से इलेक्ट्रीशियन से वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिक और मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिक हो गया HT/LT उपकरण और केबल जॉइंटिंग फीटर हो गया वेल्डर हो गया पेंटर जनरल हो गया मशीनिस्ट ऑब्लिक है कारपेंटर से ऑपरेटर से एडवांस मशीन टूल ट्रेड्स में ITI होनी चाहिए या मैट्रिकुलेशन से SSLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। 10 नंबर की बात करेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो गया ESU की बात करेंगे तो मैट्रिकुलेशन से SSLC प्लस NCVT SCVT के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से इलेक्ट्रीशियंस वायरमैन हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिकल से HT/LT उपकरण और केबल जॉइंटिंग फीटर हो गया वेल्डर हो गया पेंटर जनरल मशीनिस्ट कारपेंटर ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल से ट्रेड में ITI होनी चाहिए या मैट्रिकुलेशन से SSLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप आपका होना चाहिए। और उसके बाद में 11 नंबर का टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंतर्गत फीटर के लिए मैट्रिकुलेशन से SSLC प्लस NCVT SCVT के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से फीटर ट्रेड में ITI होना चाहिए या मैट्रिकुलेशन से SSLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 PV के अंतर्गत पे मैट्रिकुलेशन से SSLC और प्लस NCVT SCVT के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से फीटर वेल्डर और मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड में ITI होना चाहिए या मैट्रिकुलेशन से SSLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप आपका यहाँ पर होना चाहिए। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनिंग के लिए मैट्रिकुलेशन से SSLC प्लस NCVT SCVT के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिकल्स इलेक्ट्रिकल और वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिकल हो गया ट्रेड में ITI होना चाहिए या मैट्रिकुलेशन से SSLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप आपका होना चाहिए। 14 नंबर का है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए रिवर्टर के लिए है और मैट्रिकुलेशन से SSLC प्लस NCVT ऑब्लिक है SCVT के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से मशीनिस्ट ऑब्लिक है मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड में ITI होना चाहिए या मैट्रिकुलेशन से SSLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। और उसके बाद की बात करें 15 नंबर का है टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो गया सिग्नल के लिए मैट्रिकुलेशन से SSLC प्लस और NCVT ऑब्लिक है SCVT के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया मैकेनिक हो गया ऑब्लिक है इलेक्ट्रीशियंस और वायरमैन ट्रेड्स में ITI होनी चाहिए या मैट्रिकुलेशन से ऑब्लिक हो गया SSLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए या ऑब्लिक है फिजिक्स और गणित के साथ में 10+2 होना चाहिए। ये चीज़ भी ध्यान रखना टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल के लिए। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे कहा गया है लिखा गया 16 नंबर का टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ट्रैक मशीन के लिए क्या गया है मैट्रिकुलेशन से हो गया SSLC प्लस NCVT और SCVT के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से फीटर इलेक्ट्रीशियंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल्स इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक मैक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक डीजल और मैकेनिक मोटर्स वाहन वेल्डर्स मशीनिस्ट ट्रेड्स में ITI होना चाहिए या मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप आपका होना चाहिए। 17 नंबर का है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए टर्नर के लिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है मैट्रिकुलेशन से SSLC प्लस NCVT SCVT के मान्यता प्राप्त संस्थानों से टर्नर ऑपरेटर उन्नत मशीन टूल ट्रेडर्स में ITI होना चाहिए या मैट्रिकुलेशन से SSLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप आपका होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर के लिए मैट्रिकुलेशन से SSLC प्लस और NCVT हो गया ऑब्लिक है SCVT के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिकल गैस कटर हो गया वेल्डर हो गया स्ट्रक्चर हो गया वेल्डर हो गया पाइप वेल्डर हो गया TIGE और MIG ट्रेड में ITI होना चाहिए या मैट्रिकुलेशन से और SSLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप आपका यहाँ पर होना चाहिए।
जैसे यहाँ पर वैकेंसी बटी गई है अलग अलग जोन के अंतर्गत पे, जैसे टोटल है अहमदाबाद जोन के अंतर्गत पे, आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी यहाँ पे वीडियो लेंथी हो जाने वाला है। और जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे क्या है टोटल पोस्ट है जो 761 पोस्ट है अहमदाबाद जोन के अंतर्गत पे, 761 पोस्ट है। अजमेर जोन के अंतर्गत पर टोटल पोस्टें कितनी है यहाँ पर 522 पोस्ट है। और उसके बाद में बेंगलुरु के अंतर्गत पे टोटल बात करेंगे तो 142 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में भोपाल के अंतर्गत पे टोटल अगर पोस्टों की बात करेंगे कितने 445 हो गया, सॉरी 452 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में भुवनेश्वर के अंतर्गत पे 150 पोस्ट है, शायद ना आगे भी है, हाँ 150 है। फिर उसके बाद में बिलासपुर के अंतर्गत पे टोटल कितनी पोस्ट है 861 है। चंडीगढ़ जोन के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है टोटल, यहाँ पर चंडीगढ़ के अंतर्गत पे 111 पोस्ट है। और चेन्नई के अंतर्गत पे टोटल कितनी पोस्ट है 833 पोस्ट हैं। और गोरखपुर के अंतर्गत पे 205 पोस्ट हैं। और गुवाहाटी के अंतर्गत पे 624 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद में जम्मू श्रीनगर के अंतर्गत तो 291 पोस्ट हैं। कोलकाता डिवीज़न के अंतर्गत की बात करेंगे तो कितनी पोस्ट हैं यहाँ पे, कोलकाता डिवीज़न में 509 पोस्ट हैं। और मालदा के अंतर्गत की बात करेंगे तो मालदा के अंतर्गत पे यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, कहाँ पे दिया गया टोटल अगर बात करेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होना। टोटल यहाँ पे मालदा के अंतर्गत पर अलग अलग कैटेगरी है, ये यहाँ पे 30 1 4 ऐसे करके बटा हुआ है, देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे टोटल यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, वैसे तो 30-35 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे यहाँ पे। और उसके बाद में मालदा के अंतर्गत पे ऊपर है ना मालदा शायद, सॉरी माफ़ करना थोड़ा सा ही, मालदा के अंतर्गत पे नीचे फाइनल 275 पोस्ट है। मुंबई के अंतर्गत पे टोटल यहाँ पे देख लेंगे, मुंबई के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है टोटल 1284 पोस्ट है। मुजफ्फरपुर के अंतर्गत पे टोटल कितनी है, मुजफ्फर में 113 पोस्ट है। और पटना के अंतर्गत पे कितना 221। और प्रयागराज के अंतर्गत पे कितना है, प्रयागराज के अंतर्गत पे टोटल है यहाँ पे 338 पोस्ट है। और रांची के अंतर्गत पे कौन सा है, झारखंड रांची आ जाता है, ठीक है, रांची के अंतर्गत पे 300 है। और सिकंदराबाद के अंतर्गत पे टोटल कितना है, नीचे दिया होगा, सिकंदराबाद के लिए 744 है। सिलीगुड़ी के अंतर्गत पे 83 है। तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत पे टोटल देख लेते हैं, तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत पे यहाँ पर टोटल कहाँ दिया गया 278 पोस्ट है, ठीक है। कैटेगरी वाइज सारा इंक्लूड किया गया। इसके अंतर्गत पर अगर बात करेंगे तब सारी की सारी फाइनल यहाँ पे इंक्लूड हो जा रही है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना थोड़ा सा, 9144 पोस्टें भी टोटल हो जा रही। जोन वाइज हमने यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पे देख लिया। बैकलॉग बेस के अंतर्गत जो भी चीज़ होगा तो वो भी हम इसके अंतर्गत पे देख लेंगे। बस यही था इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये संवैधानिक जो वह चीज़ है उनकी बात कही गई है। इंपॉर्टेंटली रूप से देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत पे जो यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया टेक्नीशियन बेस के अंतर्गत पे ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड के लिए लगभग 9000 से ज़्यादा पोस्टों के लिए, ठीक है, 9144 पोस्टों के लिए जो यहाँ पे नोटिफिकेशन अपडेट किया था। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से हमने देख लिया। और थोड़ा सा कोशिश करना कि इसके अंतर्गत पे जो जोन वाइज है कि किस जोन के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है वो चीज़ वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी बटी है तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, फॉर्म फिल करते टाइम पे। वैसे तो पॉज करके वीडियो के अंतर्गत पे पूरा देख लीजिएगा। सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए यहाँ पर सिलेबस प्रोवाइड करूँ। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद,